हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के बारे में देखते हैं। ये उपन्यास जो है ना 1946 में प्रकाशित हुआ था और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कम परंतु ऐतिहासिक वातावरण और देशकाल पर आधारित उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो अन्य प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर देखते हैं तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में और चारू चंद्रलेख 1963 में, पुनर्वा 1973 में। तो इन दोनों में 3 कॉमन है। उसके बाद में अनामदास का पोथा 1976। ये 4 जो उपन्यास है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में पूछा जाता है इनका क्रम वगैरह। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के तो सभी पात्र बिल्कुल याद होने चाहिए जिनमें बाण भट्ट, निपुणिका और इसमें इन दोनों के प्रेम की कथा दी गई है। और हर्षकालीन वातावरण है, मतलब जो पुराने जो राजा थे हर्ष, उस समय के वातावरण को लिया गया है। उस समय का जो पात्र है वो है बाण भट्ट। ठीक है, चारू चंद्रलेख इन सब में है ना जो कि ऐतिहासिक मतलब परिवेश को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लेकर इन सब उपन्यासों की रचना की है। और बाण भट्ट की आत्मकथा के जो मुख्य तथ्य हैं इसमें देखो इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है और इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाण भट्ट से हैं और कथात्मक शैली में लिखी गई है। और 20 उच्छ्वासों में बटा गया है। उपन्यास कितने उच्छ्वासों में मतलब वर्गीकृत हैं तो 20 उच्छ्वासों में। इसमें बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इसे हर्षकालीन सभ्यता व संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है और इसमें भारत के तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। और इनके प्रमुख पात्रों का परिचय, जो कि बाण भट्ट उपन्यास का नायक हैं और एक संस्कृत का कविता हर्षकालीन। ठीक है, ये साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील हैं। और भट्टिनी जो कि प्रमुख नारी पात्र हैं वह देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है और इसका अपहरण हो जाता है और इसका बाण भट्ट की ये प्रेमिका है। और निपुणिका जो कि एक अस्पृश्य जाति की कन्या है, इसका विवाह जो है ना कांदविक वैश्य से होता है और 1 साल के बाद में ही ये विधवा हो जाती हैं। तो इसके विधवा कितने साल में होती है? 1 साल में हो जाती है। और ये भी एक कुशल अभिनेत्री है और ये भी बाण भट्ट से प्रेम करती हैं। तो ये दोनों है ना भट्टिनी, निपुणिका दोनों बाण भट्ट से प्रेम करती हैं। ठीक है, और अतिरिक्त जो पात्र है ना उनमें सुचरिता, अघोर भैरव, राजश्री, कुमार हर्षवर्धन, ये सब लोग हैं। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित होने से पूर्व उसका थोड़ा इतिहास जान लेना आवश्यक है। मिस कैथरीन ऑस्ट्रिया के संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या हैं। यद्यपि वे अभी तक जीवित है पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है जो पिछले 5 वर्षों से मुझे केवल उनकी एक चिट्ठी प्राप्त मिली है। मिस कैथरीन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास किया था। 68 वर्ष की उम्र में वे इस देश में आई और अंकलांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का 8 वर्ष तक लगातार भ्रमण करती रही। मिस कैथरीन को हम लोग दीदी कहते हैं। शीर्षक के स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अतः बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी थी। ये जो वाक्य है ना सबसे ऊपर लिखा गया था। प्रथम उच्छ्वास में संस्कृत का श्लोक है, जयंती बाणासुर मोलिला ललिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिन सुरासुरादि शिशिखांत साइनो भवच्छिदस्तव ब पादपासव। यद्यपि बाण भट्ट नाम से मेरी प्रसिद्धि है पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इसका नाम इतिहास लोग न जानते थे तो अच्छा है। मेरे 11 भाई थे, उनमें से एक चचेरे भाई का नाम उडुपति था। वे इस युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। उन्होंने ही वसुभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उनकी विद्वता और चारित्र्य का महाराज हर्षवर्धन पर बड़ा प्रभाव था। 14 वर्ष की उम्र में जब मेरे पिता नहीं रहे तो माता तो बहुत पहले मर चुकी थी। तो ये भी उडुपति भट्ट से ही मुझे उन्हें स्नेह रस और सिंचित करते रहे जिसे मैंने अपनी माता से पाया था। आवारा तो मैं था ही, इस नगर से उस नगर, इस जनपद से उस जनपद में वर्षों मारा फिरता रहा। सो घूमता घामता एक बार स्थानेश्वर यानी थानेश्वर नगर में पहुंच गया। उस दिन को मैं अपने दिन का सौभाग्य दिन मानता हूँ। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। ये बाण भट्ट का कथन है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल व कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। ये भी बाण भट्ट का कथन है। तो ये चारों कथन बाण भट्ट के ही हैं। लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्य का विध्वंस होता है। ये आचार्य पाद का कथन है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। ये बाबा का कथन है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूलते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है। पुरुष निर्द्वंद है और स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह सकती है। ये कथन बहुत बार नेट में पूछा जा चुका है। ये महामाया का कथन है। महामाया वाला कथन याद रखना है। महामाया का एक और कथन है जो भी बार बार पूछा जाता है। स्त्री प्रकृति है, वह उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। ये कथन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये रिपीट हो भी सकता है। अघोर भैरव का क्या कथन है? अघोर भैरव का कथन है, डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये अघोर भैरव। सुचारिता का कथन है, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, आर्य। उसके बाद में महामाया का कथन है, धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने आप को मिटाने से। मृत्यु का भय माया है। बाण भट्ट का कथन है, स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस भी नहीं बता सकते। ये कथन बाण भट्ट का है। योगी का कथन है, दुख तो केवल मन का विकल्प है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। उसके बाद में निपुणिका का कथन है, प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं।
चारुस्मिता का कथन है, दुनिया केवल प्रतीर प्रतिमाओं पर जान देती है। निपुणिका का कथन है, अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। बाणभट्ट ने कहा, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। उपन्यास की समीक्षा। 7वीं सदी के का सामाजिक चित्रण किया गया है। 7वीं सदी में लोग कर्म फल पुनर्जन्म में विश्वास न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे और कर्म का विकृत रूप भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ा रहा था। नारी के प्रति दृष्टिकोण भोगवादी था। लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतपुर में भेजा जाता था। नारी के प्रति समान भाव समाप्त हो चुका था। उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही और गलत निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोकशास्त्र और गुरु से भी ऊपर बताया है, यानी विवेक को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस उपन्यास में विवेक को बहुत महत्व दिया गया है। व्यक्ति को विवेक, करुणा और साहस जैसे गुणों को विकसित करने का ज्ञान भी दिया गया है। इस काल में सभी कला के शिखर सभी कला के रूप अपने शिखर पर थे। समाज में कवि और कलाकारों का बहुत समान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्तिकला, मनोविनोद तथा उपयोगिता दोनों नज़र से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह भी बने हुए थे। राज दरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। भट्टिनी एक प्रभावशाली चरित्र हैं। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने के लिए नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की है। द्विवेदी जी का उपन्यास नारी की सम्मान की रक्षा करने के लिए है। उपन्यास के माध्यम से लेखक ने नारी के प्रति समान भाव, नारी की शक्ति की गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र और उदात्त भाव मन में रखने को बताया है। राष्ट्र जब संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा में त्याग और बलिदान के लिए तत्पर होना चाहिए। और परीक्षा के लिए उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें यह है कि इसका देखो, सबसे पहले प्रकाशन वर्ष 1946। 20 उच्छ्वास हैं, कथात्मक शैली है, नायक बाणभट्ट हैं, हर्षकालीन संस्कृति का वर्णन है, इतिहास और कल्पना से इस उपन्यास को गढ़ा गया है। नारी सम्मान का केंद्रीय विषय है। संस्कृत कवि बाणभट्ट हैं। विवेक लोकशास्त्र व गुरु तीनों से बड़ा होता है। हजारी प्रसाद जी का जन्म जो है ना 1907 ईस्वी में हुआ है।